तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सिविक्स में चैप्टर फेडरलिज्म डील करने वाले हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले एक दो दिनों में हम टेस्ट अपलोड करेंगे। इसमें आपको उन टेस्ट को जाकर अटेम्प्ट करना है और वो टेस्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन टेस्ट को ज़रूर से अटेम्प्ट करें। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे होंगे उसमें, और उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें आप। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यस, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म क्या है, या इन शॉर्ट आप फेडरलिज्म कह लो चैप्टर के नाम को। तो सबसे पहले समझते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, हमने लास्ट चैप्टर जो किया था उस चैप्टर को अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा फेडरलिज्म का मतलब है, सिंपल सा मतलब है फेडरलिज्म का, शेयरिंग ऑफ पावर्स। फेडरलिज्म का क्या मतलब है? शेयरिंग ऑफ पावर्स। पावर की जब शेयरिंग होने लग जाए, जब पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, कई लोग पावर्स को एंजॉय करें, कई लेवल पे पावर्स को एंजॉय किया जाए, और अगर इस तरीके से गवर्नमेंट चलती है किसी भी कंट्री में, तो हम उस कंट्री को फेडरल कंट्री कहेंगे और इस सिस्टम को फेडरलिज्म कहेंगे। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक, और इसमें एक गवर्नमेंट मैं बना दूं। ये जो ब्लू डॉट है बीच में, इसे मैं गवर्नमेंट कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? ये क्या है? ये गवर्नमेंट है, और इसे मैं कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूं। इसे मैं क्या कह रहा हूं? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर सारे पावर्स इसी के पास हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारे पावर्स हों। सारे पावर्स होने का मतलब क्या है? सारे पावर्स होने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एजुकेशन से रिलेटेड सारे पावर्स हों, पुलिस कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, रोड कितने बनेंगे, फ्लाईओवर्स कितने बनेंगे, हॉस्पिटल्स कितने बनेंगे, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कितने लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर कौन कौन सी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकता है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी है ना कंट्री के बारे में, कंट्री से रिलेटेड ए से लेकर के जेड तक के सारे डिसीजंस अगर एक ही गवर्नमेंट ले और एक ही गवर्नमेंट बनी हुई हो उस कंट्री में, तो उस टाइप के कंट्री को, उस टाइप के कंट्री में जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम को हम बोलेंगे यूनिटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलेंगे? यूनिटरी सिस्टम बोलेंगे। यूनिटरी मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रही है, तो इस वजह से हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? यूनिटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब इंडिया के केस में क्या है कि जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक, हमने क्या किया है, हमने इंडिया को छोटे छोटे पॉकेट्स में बांट दिया है, या छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया है, कुछ भी कहो आप। ठीक सर, ये जो एक ब्लॉक है वो, उसे हम इंडिया में स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट। ठीक है, तो मतलब जैसे ये बिहार स्टेट हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में। तो हमने हमारी कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में बांट दिया है, यानी कि डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट दिया। सबसे पहली बात तो ये की हमने। फिर हमने हमारी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट बनाई सेंटर में, इसे हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट कहा। ठीक, जो स्टेट हैं, स्टेट में भी गवर्नमेंट होगी, स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी उसे हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगी, है ना, पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन, या आप एरिया ऑफ कंट्रोल कह लो, या आप इसे ही एरिया ऑफ कंट्रोल कह लो, ये क्या होगा सर? ये कंप्लीट कंट्री होगी, कंप्लीट नेशन होगा।
ठीक, कंप्लीट नेशन होगा। लेकिन अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो एक स्टेट गवर्नमेंट का एरिया ऑफ ऑपरेशन जितना उसके पास लैंड है उतने ही दूर का होगा। मतलब बिहार गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने टेरिटोरियल बाउंड्री से बाहर आके कोई फैसला नहीं ले सकती। या आप यूं समझ लो कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई लॉ पास होता है या कोई लॉ बनाया जाता है तो उस लॉ का इंपैक्ट, उस लॉ का असर, उस लॉ की एप्लीकेबिलिटी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं होगी अगर यूपी गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी जी वाली गवर्नमेंट, ठीक है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ पूरे कंट्री पे इंपैक्टफुल होगा, उस लॉ की एप्लीकेबिलिटी पूरे कंट्री के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कि why we opted for फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने या इंडिया ने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्यों ऑप्ट किया? ठीक है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हमने क्यों ऑप्ट किया, क्यों बनाया हमने फेडरल सिस्टम? ठीक, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इस बात के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है डाइवर्सिटी, ह्यूज डाइवर्सिटी। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा रीजन हो सकता है सर ह्यूज पॉपुलेशन या लार्ज पॉपुलेशन, कुछ भी बोलो आप। ठीक, तीसरा पॉसिबल रीजन हो सकता है इसके पीछे तीसरा पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? एक डाइवर्सिटी हो गया, एक पॉपुलेशन हो गया, और आप कह सकते हो ह्यूज एरिया। और चौथा रीजन हम दे सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए 3 रीजन रखो आप। ठीक, अब सुनो इसको। सर इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब डाइवर्सिटी क्या क्या है? एक तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। सर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे भोजपुरी भाषा बोली जा रही होगी, हरियाणा चले जाओगे हरियाणवी लैंग्वेज बोली जा रही होगी, राजस्थान चले जाओगे राजस्थानी लैंग्वेज बोली जा रही होगी, नीचे साउथ चलो कहीं पे कन्नड़, कहीं पे तमिल, कहीं पे तेलुगु, पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही किसी विद्वान ने कि इंडिया में हर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे आपको लैंग्वेज में चेंज देखने को मिलेगा। और ये सही बात है, दिस इज द फैक्ट कि आप 15 से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर इंडिया में ट्रैवल करो तो सर आपको लैंग्वेज में चेंज देखने को मिलेगा। यस, कंप्लीट चेंज नहीं देखने को मिलेगा, मैं अग्री करता हूं इस बात से कि कंप्लीट चेंज तो नहीं होगा, बट देन छोटे छोटे वर्ड्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, छोटे छोटे वर्ड्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जब मैं दिल्ली आया, जो स्विच होता है ना, स्विच SWITCH, स्विच, जो बटन है ना, बटन से हम स्विच फैन को ऑन करते हैं, वो स्विच। सर मैं जब हरियाणवी लोगों के टच में आया तो मुझे पता चला ये लोग स्विच को खटका बोलते हैं, खटका है ना, खटका बोलते हैं। मेरे गांव में जो कटोरी होती है ना, जो बाउल होता है, बाउल है ना, बाउल को हम लोग हमारी लैंग्वेज में रिकबी बोलते हैं, रिकबी। छोटे छोटे बाउल्स को रिकबी बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में, मुझे ये पता चला। तो जैसे मैं भी चीज़ों को देखता रहता हूं, तो आपको भी चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो एक डाइवर्सिटी लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है, एक डाइवर्सिटी कल्चर के बेसिस पे हो सकती है, एक डाइवर्सिटी आपको क्लोथिंग की डाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है आपको, है ना। जैसे जो गैंगेटिक प्लेन वाला बेल्ट है, बोले तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस बेल्ट की महिलाएं आपको ज़्यादातर साड़ी वगैरह पहनती हुई मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ऊपर आते हो, हरियाणा वाले रीजन पे आते हो,
पंजाब वाले रीजन पे आते हो तो ज्यादातर केसेस में आपको महिलाएं क्या पहनती हुई मिलेंगी, सलवार सूट पहनती हुई मिलेंगी। जब आप राजस्थान की ओर जाते हो तो वहां पे गर्मी ज्यादा होती है तो वहां का ड्रेसिंग पैटर्न महिलाओं का अलग मिलेगा। सेम मेल के ड्रेसिंग पैटर्न में भी आपको अलग एक पैटर्न, अलग एक क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, एक अलग टाइप का सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो रहा था, या आप यूं समझ लो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि सर इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। उन्होंने कहा कि ये जो देश है इंडिया, ये एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा देश है इंडिया, और यहां पे अलग कल्चर है, यहां पे अलग कल्चर है, यहां पे अलग कल्चर है, यहां पे अलग कल्चर अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर अलग लैंग्वेज, अलग खाने पीने का सिस्टम, अलग कपड़े पहनने का सिस्टम, अलग तरीके से बात करने का सिस्टम, अलग तरीके से ट्रेडिशंस हैं, अलग तरीके के धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। इतने सारे डेविएशंस, इतने सारे वैराइटीज देखने को मिले हमें इंडिया में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा, संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई इस प्रकार की कंट्री में जहां पे हर 20 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना, अलग अलग एस्पेक्ट्स में, उस कंट्री में अगर आप एक गवर्नमेंट बनाते हो और उस गवर्नमेंट को अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो, तो सर ये गवर्नमेंट ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं, लोग नहीं सुनेंगे इनकी बात। क्योंकि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बना करके मैंने यहां दिल्ली में बिठा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यही सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो लॉ बनाती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो लॉ बना करके कहती है, मान लेता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना करके कहती है कि यस वी आर अलाउइंग मान लो जीन्स हम अलाउ कर रहे हैं लड़कियों को, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक ऐसा लॉ बना रही है कि हम जीन्स अलाउ कर रहे हैं, पूरे देश में जितनी भी लड़कियां हैं सारी लड़कियां जीन्स टॉप पहन सकती हैं, क्रॉप टॉप पहन सकती हैं, है ना, हील्स पहन सकती हैं, ऐसी चीजें लड़कियां पहन सकती हैं। तो हो सकता है सर कि ये लॉ यहां बनाया गया है, लेकिन यहां पे कोई एक गांव हो, यहां पे कुछ लोग रहते हों जो कि आज भी अपने ट्रेडिशनल कल्चर से इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि उनको ये बात मान्य नहीं है, उनको लगता है कि हम ये बात नहीं मानेंगे इनकी। तो यहां से सरकार बैठ करके अगर यहां पे हुकूमत चलाएगी तो ये लोग नहीं मानेंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि भाई इंडिया को ना छोटे छोटे पॉकेट्स में भी बांटो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाओ, एक गवर्नमेंट बनाओ सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगी, बट छोटे छोटे गवर्नमेंट्स भी बनाओ जो स्पेसिफिक एरियाज को कंट्रोल करेंगे, और उन्हें हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया हमारी कंट्री में, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब दो लेवल पे गवर्नमेंट्स होंगी तो उनके बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं, उनके लॉज आपस में लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, मान लेता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला यस, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम जो एजुकेशन है वो 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री करते हैं थ्रू आउट द इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट मान लो कह रही है कि हम एजुकेशन 21 साल तक के बच्चों के लिए फ्री करते हैं। तो बट स्टेट गवर्नमेंट जो कह रही है वो तो उस स्टेट में लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट की बात इतने एरिया में अप्लाई होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात तो पूरे इंडिया में अप्लाई होगी, है ना। तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात और स्टेट गवर्नमेंट की बात में ऑपोजिशन हो, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को समझ चुके थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत पहले ही। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक देश में, एक कंट्री में मान लो टोटल, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो टोटल
100 टाइप्स के वर्क्स होते हैं, 100 तरह के काम होते हैं, है ना, 100 तरह के काम होते हैं। अब ये काम क्या क्या हो सकते हैं? एजुकेशन एक काम हो सकता है, रोड बनाना एक काम हो सकता है, साफ सफाई करवाना एक काम हो सकता है, हॉस्पिटल बनवाना एक काम हो सकता है, लोगों को सरकारी नौकरी देना एक काम हो सकता है ना, टेलीकॉम सेक्टर एक काम हो सकता है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे काम है किसी भी देश में। तो उन्होंने बोला इसमें से कुछ काम स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसे स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है। फिर बोला इन्होंने कि कुछ काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगी और उन कामों में सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। और फिर बोला कि कुछ काम दोनों मिलके करेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी। जैसा कि बहुत क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अभी 3 फार्म बिल्स आए थे, है ना, 3 किसानों को लेकर के कानून आए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हुई थी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना यह था कि एग्रीकल्चर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर लॉ कैसे बना दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि जी नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आइटम्स हमारे लिस्ट में आते हैं, तो हमने उस बेसिस पे लॉ बनाया है, ठीक। तो यहां पे लड़ाई मची थी। लेकिन जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट होती है लड़ाई, तो ये लड़ाई सबसे पहले हमेशा किसी भी हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। इन लड़ाइयों को सबसे पहले कहां लेके जाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही पहली बार केस की सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगी कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट होता है तो। ये बात आप याद रखना। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो काम दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो एक लिस्ट बनाई और बोला कि ये सारे काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इस लिस्ट को का नाम दिया उन्होंने यूनियन लिस्ट। क्या नाम दिया? यूनियन लिस्ट। एक लिस्ट बनाई जिसमें दोनों मिलकर के काम करेंगे, कुछ आइटम्स रखे जिसमें दोनों काम कर सकते हैं, दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। उस लिस्ट का नाम बोला इन्होंने कंकरेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। एक और लिस्ट बनाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, उस लिस्ट का नाम बोला इन्होंने स्टेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? स्टेट लिस्ट। तो 3 तरह की लिस्ट बना दी, बोले तो 3 तरह के कागज बना दिए, और एक कागज में ऐसे आइटम्स के नाम लिख दिए जिसपे लॉ बनाने का काम, जिसपे लॉ बनाने का काम, जिसपे काम करने का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो उन आइटम्स को हमने या उस पेज को हमने या उस लिस्ट को हमने यूनियन लिस्ट बोल दिया। सिमिलरली कंकरेंट लिस्ट बनाया, सिमिलरली स्टेट लिस्ट बनाया। तो सर फेडरलिज्म में क्या होता है? फेडरलिज्म में आप एक से ज्यादा लेवल, ध्यान से सुनना, फेडरलिज्म में आप एक से ज्यादा लेवल, मिनिमम 2 हो गई होगा, मिनिमम 2 होगा। इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। क्या है 3 लेवल पे गवर्नमेंट, देखेंगे हम आगे। बट देन एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होगी किसमें? फेडरलिज्म में एक गवर्नमेंट नहीं होगी, एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होगी, और हर गवर्नमेंट का अपना अपना काम होगा, अपना अपना एरिया होगा काम करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया में स्टेट गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाएगी। ठीक बात है। तो ये है फेडरलिज्म। तो आज के बाद कभी भी फेडरलिज्म वर्ड आए दिमाग में और कोई भी पूछे व्हाट इज फेडरलिज्म, कुछ ना आता हो तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक बात चिपका के आ जाना, शेयरिंग ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ कंट्री, बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ कंट्री या एग्जीक्यूटिव यूनिट्स ऑफ कंट्री, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म है। सिंपल सी बात, फेडरलिज्म में क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर होगी, ठीक। अब चलो, अब आते हैं नोट्स पे। यस, पहला है व्हाट इज फेडरलिज्म। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड। देखो पावर बोला ना मैंने, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है यहां पे, ठीक है, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब क्या है? जैसे ये पूरी कंट्री है,
और इस पूरी कंट्री को अगर आप अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हो, जैसे कि हमने अभी हमारे केस में स्टेट कहा है, तो ये स्टेट्स क्या है, भारत भाई बहुत सारे स्टेट से मिलकर ही तो एक देश बना है ना, तो उन स्टेट्स को, इंडिया के स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बोलेंगे, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ये हो गई फेडरलिज्म की डेफिनेशन, ये कोट करके आ जाना है, ठीक है। आगे क्या है, आगे कहते हैं अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नॉर्मली यही होता है फेडरेशन में या फेडरलिज्म में 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है। इंडिया के केस में हमने 3 लेवल बना दिए, वो और भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, both these levels of government enjoy their power independent of each other। मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरिया पे, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लिस्ट पकड़ाई ना, जिसे हमने यूनियन लिस्ट कहा, और बोला कि ये सारे काम आप देखो, स्टेट गवर्नमेंट को एक लिस्ट पकड़ाई, बोला ये सारे काम आप देखो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिस्ट में से किसी आइटम पे लॉ बना रही होगी, किसी आइटम पे कुछ काम कर रही होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट बीच में नहीं बोल सकता कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। सिमिलरली जब स्टेट गवर्नमेंट किसी आइटम पे लॉ बना रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में नहीं बोलेगा कि यार ये क्या कर रहे हो, ठीक है। दोनों के पास ओरिजिनल पावर्स हैं। कैसे पावर्स हैं, ओरिजिनल पावर्स हैं। अब ये ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूं मैं, ओरिजिनल पावर, इन पावर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को मैं ओरिजिनल पावर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिलते हैं वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को भी जो पावर्स मिलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते हैं। क्लियर है ना इस बात में, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर्स मिलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स मिलते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते हैं। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सर पेपर में एक सवाल आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है या कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है? सर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है या सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है? सर आंसर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है? सर आंसर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ज्यादा पावरफुल है? सर आंसर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है। और इस पावरफुल वर्ड को जितनी जगहों पे, जितनी बारी मैंने पावरफुल वर्ड कोट किया, वहां पे पावरफुल वर्ड ना कोट करके वो लोग ये वर्ड कोट करेंगे आपके सामने, सॉवरेन। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब आप मोटे मोटे तौर पे ज्यादा पछड़े में ना पड़ो आप, है ना। सॉवरेनिटी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि उस डिबेट में नहीं पढ़ना हमें। आप ये समझ जाओ, सॉवरेन का मतलब पूछा जा रहा है कौन ज्यादा पावरफुल है। हमेशा चाहे कोई भी आ जाए, आओ देखो ना ताओ, सीधा क्या कॉन्स्टिट्यूशन लगा के आओ आंसर, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आती है। अब आगे देखो फटाफट से। सर अगला है वन, तो 2 लेवल पे गवर्नमेंट होंगे, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। पहला बोला जा रहा है वन इज द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। जैसे इंडिया के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी वाली गवर्नमेंट है ना। वन इज द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जो लिस्ट बना करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी ना, जिस लिस्ट का नाम हमने यूनियन लिस्ट रखा और बोला कि इस लिस्ट में जो भी आइटम्स लिखे हुए हैं इस पे लॉ बनाने का काम और इस पे लॉ बनवा के एक्शन लेने का काम आपका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला। तो उस लिस्ट में जो आइटम्स हमने रखे हैं वो आइटम्स जनरली ऐसे आइटम्स रखे जाते हैं जो कि कॉमन हो पूरे कंट्री के सिटीजन्स के लिए या नेशनल इंटरेस्ट में हो, है ना। जैसे डिफेंस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, है ना। रेलवेज पूरे इंडिया की को कनेक्ट करता है, तो रेलवेज हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ठीक है।
तो इस टाइप से ये बात यहाँ पे कही जा रही है। दूसरी बात, दूसरा गवर्नमेंट क्या बोला हमने, दूसरा बोला हमने गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनाई है, तो दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस या स्टेट्स, ठीक है ना, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। भैया स्टेट गवर्नमेंट को पूरे देश से कोई मतलब नहीं है। मान लो बिहार गवर्नमेंट को लगता है कि भैया हमारे यहाँ ज्यादा दारूबाज पैदा हो रहे हैं, शराबबंदी करनी है, तो शराबबंदी की नीति लगा दो। अब लिकर इज अ स्टेट सब्जेक्ट नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी, बोलेगी ठीक है भाई तुम्हें बंद करना है बंद करो, ठीक है। सिमिलरली मान लो यूपी गवर्नमेंट को लगता है कि महिलाओं से ज्यादा छेड़खानी हो रही है, तो वो उसके लिए गुंडा एक्ट ले आएंगे, मान लो गुंडा एक्ट लगा दिया उन्होंने। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट को अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन पे काम करना है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया से बाहर काम नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरिया से बाहर नहीं काम करेगी। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी उसका इंपैक्ट सिर्फ स्टेट के अंदर होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी उसका इंपैक्ट पूरे कंट्री पे होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब कौन सा सिस्टम, जब पूरे कंट्री में सिर्फ एक गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम का मतलब एक गवर्नमेंट सेंटर पे तो हो, बट उसके अलावा छोटे छोटे और भी बहुत सारे गवर्नमेंट हों, जैसे स्टेट, जैसे इंडिया, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडिया फेडरल सिस्टम का एग्जांपल है। यूनिटरी सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है सर, श्रीलंका, याद है श्रीलंका ने शेयरिंग ऑफ पावर नहीं की थी पिछले वाले चैप्टर में जो करवाया था इससे पहले, है ना, पावर शेयरिंग, ठीक है। तो श्रीलंका यूनिटरी सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है, और सिंगापुर यूनिटरी सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम का और एग्जांपल कौन हो सकता है, यूएसए फेडरल सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, जहां पे शेयरिंग ऑफ पावर होगा। यूनिटरी सिस्टम में कोई शेयरिंग ऑफ पावर नहीं होगी, यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी। हाँ ये जरूर हो सकता है यूनिटरी गवर्नमेंट में या यूनिटरी सिस्टम में कि अगर जो सेंटर पे जो गवर्नमेंट है, जो पावरफुल, जो मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट है, अगर उसे ऐसा लगता है कि यार काम मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक काम करते हैं ये वाले एरिया के लिए ना एक बॉडी बना देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, वो तुम लोग भाई ना इस एरिया से डील करो, ये चीजें डील करते रहना और हमें बताते रहना जो भी दिक्कतें होंगी हम देखेंगे। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन को किसने बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया यूनिटरी सिस्टम में, है ना। तो इस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन भी अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम में मोर और लेस एक बंदा, पावरफुल बंदा, फेडरल सिस्टम में एक मोटा भाई, बाकी छोटा भाई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट छोटा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट मोटा भाई, ठीक है। अब सुनो, यूनिटरी सिस्टम में पढ़ो क्या कंटेंट है। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली बात तो ये बोली जा रही है कि यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगा, एक ही लेवल पे गवर्नमेंट होगी। आगे बोला जा रहा है अगर सब यूनिट्स हैं तो वो सबऑर्डिनेट होंगे। सबऑर्डिनेट होने का मतलब है वो अंदर कंट्रोल में रहेंगे, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ओवरऑल मोटा भाई एक ही है। यहां पे देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कि यार हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एरिया में एक लोकल गवर्नमेंट बना दी या एक स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, तो उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है हाँ भाई ये वाला काम करो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा। मोदी जी जाकर के ममता बनर्जी को नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये वाला काम करो। ममता बनर्जी के पास अपना एरिया ऑफ वर्क है, एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उनको ओरिजिनल पावर्स मिले कॉन्स्टिट्यूशन से। मोदी जी अगर बोलेंगे तो ममता बनर्जी बोल सकती हैं कि सर हमारे पास ओरिजिनल पावर है, हमें पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आपको भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आप अपना काम देखो हम अपना काम देख लेंगे, है ना। तो मोदी जी बोलेंगे उड़ी बाबा। चलो यस, तो फेडरल सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम, मतलब मोस्ट पावरफुल।
and the administrative divisions exercise only powers. administrative divisions का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, सरकार को चलाने के लिए अच्छे तरीके से अगर कोई छोटे छोटे यूनिट्स बना रखे हैं गवर्नमेंट के, तो वो अगर पावर अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो पावर्स उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। इसी वजह से यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है डेलीगेटेड। डेलीगेटेड अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको एग्जाम में भी यूज करना है ना। डेलीगेशन का मतलब होता है, मान लो मैं किसी क्लास का टीचर हूं, ठीक है ना, तो मेरे अंडर क्लास है और मान लो मुझे बोला गया कि कुछ काम है आपको, तो मान लो मेरे को 10 मिनट के लिए नीचे जाना है। पावरफुल तो मैं हूं, क्लास में टीचर मैं हूं, स्टूडेंट्स मेरे अंदर सबऑर्डिनेट हैं। तो मैंने एक गुड़िया को उठाया क्लास से और बोला कि गुड़िया इधर आओ और तुम एक चौक लो और जो भी बच्चा शोर करेगा उसका नाम लिख करके रखना, और कोई भी बच्चा कोई भी एक्सक्यूज देगा हम उसकी एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, आप जिसका नाम लिख दोगे हम उसे पकड़ के पीटेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने अपने पावर्स किसको दिए? उस गुड़िया को दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुड़िया खुद पकड़ के पीटने लग जाए बच्चों को, ये पावर नहीं दिया मैंने, और गुड़िया भी मेरे ही अंडर रहेगी, है ना। तो यही बात वो कहना चाह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अगर है कोई, तो वो पावर तो एक्सरसाइज करेगा, बट उसके पास जो पावर्स होंगे वो डेलीगेटेड पावर्स होंगे। डेलीगेटेड पावर्स का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से उसे अपने पावर दिए होंगे कि भाई लो हम तुम्हें बोल रहे हैं इतना काम करके आओ, ठीक है ना। इट्स लाइक आपके पापा आपको बोल रहे हैं हाँ जाओ मैंने तुम्हें पैसे दिए खर्च करके आओ, ठीक है ना। तो वो डेलीगेटेड पैसा है आपके पास, आपको आपके पापा ने दिए, अपनी मर्जी से अब आप बिना पापा से पूछे पैसे नहीं खर्च कर सकते। लेकिन अगर आपके पापा ने दिए लो बेटा पैसे खर्च करो, तो फिर आप खर्च कर सकते हो, है ना। तो डेलीगेटेड पावर्स, देयर पावर्स में बी ब्रॉडेंड। ब्रॉडेंड का मतलब हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि यार ये अच्छा काम कर रहे थे, इनके पावर और बढ़ा सकती है, या उनके पावर को घटा भी सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे क्या कहते हैं? यहां पे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन। ओरिजिनल पावर मैंने बोला था ना, क्यों है? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है पावर, और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछ सकती, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है, ठीक है। चलो ये टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो फटाफट से आ जाते हैं हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पे, ठीक है। चलो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, पहला फीचर है सर देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल पे गवर्नमेंट होगी, पहला फीचर, ठीक है। समझ में आएगा अब आपको बड़ी आसानी से, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के एक इंट्रो देता हूं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, ताकि आप चैप्टर से एक कनेक्शन फील कर पाओ, फील कनेक्टेड विद, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। मैंने बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने काम होंगे करने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने काम होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर के साथ क्लैश नहीं करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के साथ क्लैश नहीं करेगा, ठीक है। बोथ आर हैविंग देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हो गया एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ कंट्रोल। मतलब अगर यूनियन लिस्ट में हमने डिफेंस को डाल दिया है, तो सेना से रिलेटेड, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, सेना से रिलेटेड जो भी लॉ बनाना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, इसमें कुछ कर भी नहीं सकती है, ठीक है ना। क्योंकि वो ज्यूरिसडिक्शन किसका है? वो ज्यूरिसडिक्शन, या ये समझ लो कि बोलते हैं ना इलाका, तो इलाका वो किसका है? डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का इलाका है, ठीक। और सबके पास लॉ बनाने का अपना एक स्कोप होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज पे लॉ नहीं बना सकती, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट हर एक चीज पे लॉ नहीं बना सकती, सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज पे टैक्स नहीं लगा सकती, कुछ चीजों पे टैक्स लगाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का भी है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीजों को एडमिनिस्टर नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे जो पुलिस है, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। मतलब राजस्थान की पुलिस गहलोत साहब के अंडर है,
बिहार की पुलिस आपके नीतीश कुमार साहब के अंडर है, यूपी की पुलिस योगी जी के अंडर है ना। लेकिन ये सारी पुलिस मिल करके काम करे, इस वजह से हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको जॉइंट भी रखा है, उसका यूनियनाइजेशन भी किया है। इसी वजह से हमारे कंट्री में यूपीएससी जैसा एग्जाम भी होता है, आईएएस, आईएफएस, आईएपीएस जैसे ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, ताकि सब कोई कनेक्टेड भी रहे। ठीक है, हालांकि पुलिस कंप्लीटली स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक बात है, तो सबका अपना एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तीसरा पॉइंट वो कहता है द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो मैंने कहा था ओरिजिनल पावर्स हैं सबके पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओरिजिनल पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ओरिजिनल पावर है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी मिल रही है कि आप ये काम करो। स्टेट गवर्नमेंट को भी गारंटी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, इसीलिए लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अगला है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। फंडामेंटल प्रोविजंस, फंडामेंटल प्रोविजंस का मतलब क्या है? फंडामेंटल प्रोविजंस का मतलब होता है बेसिक प्रोविजंस। कौन से प्रोविजंस? बेसिक प्रोविजंस। अब ये बेसिक प्रोविजंस क्या होते हैं? क्लासिक एग्जांपल दे देता हूं इसका, आपको मजा आ जाएगा। चलो सर, आप लोगों ने देखा भी हमारी कंट्री में बहुत सारे टैक्स लगते थे, वो सारे टैक्स हटा करके अब हम सिंगल टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। तो जीएसटी एक ऐसा सिस्टम था, कुल मिला के बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम था, कुल मिला के बात यह है कि कोई भी ऐसा काम जो कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। मतलब जीएसटी के आने से पहले, बिफोर जीएसटी क्या था? बहुत सारे टैक्सेस थे। जीएसटी के आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे। कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और वो पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। स्टेट गवर्नमेंट उन पैसों से अपना काम करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पैसों से अपना काम करती थी। लेकिन ये सारे टैक्सेस खत्म करके एक सिंगल टैक्स रख दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो जीएसटी है ये कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था टैक्स लगाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था टैक्स लगाने का, तो उसको अफेक्ट कर रहा था। तो इसी वजह से जीएसटी क्या हो गया? जीएसटी हमारी कंट्री का एक फंडामेंटल प्रोविजन हो गया। क्यों बोल रहे हैं हम इसे फंडामेंटल प्रोविजन? इसलिए क्योंकि जीएसटी क्या कर रहा है? जीएसटी हमारे कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई चेंज जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहते हैं, आई रिपीट, ऐसा कोई चेंज जो कि ऐसा कोई परिवर्तन जो कि हम संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहते हैं, और उस चेंज की वजह से कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट आएगा, फेडरल स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो उस टाइप के चेंज को सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकती है। उस टाइप के चेंज को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकती है। उस टाइप के चेंज को करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ आना पड़ेगा, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और उस टाइप का जो लॉ होगा, उस टाइप का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, उसे पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होगी, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। कैसी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? सुनो, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 वोट अगर किसी बिल के फेवर में पड़ जाए तो वो बिल पास हो जाता है। बट स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि 2/3, कितना? 2/3 का मतलब हो गया 66.66% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ
टोटल स्ट्रेंथ को वोट करना पड़ेगा उस बिल में, तब जाकर के वो बिल पास होगा पार्लियामेंट में, बोले तो लोकसभा राज्यसभा में। प्लस चूंकि वो बिल कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, इस वजह से एक और काम करना पड़ेगा हमें, और वो काम होगा स्टेट रैटिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसे? स्टेट रैटिफिकेशन। स्टेट रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्टेट रैटिफिकेशन का मतलब होता है मान लो पूरी कंट्री में 10 स्टेट हैं, मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, आंदोलन मत कर देना, ठीक है ना। 10 स्टेट हैं, 10 राज्य हैं, तो 10 राज्यों में 10 राज्यों का 50% प्लस 1 कितना होगा? 6 स्टेट होगा, मतलब आधे से ज्यादा, तो 6 स्टेट होगा। तो हमारी कंट्री के 6 स्टेट को, 6 राज्यों को भी सेम बिल को अपने अपने विधानसभा और विधान परिषद में पास करना पड़ेगा, जब ही जाकर के वो वाला अमेंडमेंट, वो वाला चेंज पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया और बोला कि बहुत सारे टैक्सेस को हटा करके सिंगल टैक्स जीएसटी लगा रहे हैं, तो सबसे पहले जीएसटी वाला बिल पार्लियामेंट में गया, लोकसभा में। लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास किया गया, फिर राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास किया गया। जब दोनों से पास हो गया, उसके बाद उसी बिल को भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा गया, और हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से 50% प्लस 1 स्टेट्स ने उस बिल को एज इट इज फॉर्म में पास किया अपने अपने विधानसभा में, विधान परिषद में। जब जाकर के इतने सारे टैक्सेस खत्म हुए और अब हम सिंगल टैक्स लगा पाते हैं, जीएसटी लगा पाते हैं। तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। सर इतने डिटेल में क्यों बता रहे हो? जानो, हवा में नहीं होते हैं कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पढ़ो फिर से। द फंडामेंटल प्रोविजंस यानी बेसिक प्रोविजंस, बेसिक प्रोविजन का मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती अकेले और स्टेट भी नहीं कर सकता अकेले, बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है हामी, असेंट, कंसेंट, हामी, ठीक है ना, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया में वो सिस्टम कैसे काम करता है वो मैंने आपको जीएसटी का एग्जांपल लेकर के बता दिया है। तो अब फटाफट से पहुंच जाएंगे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है? ये फीचर्स पढ़ रहे हैं हम फेडरलिज्म के, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 कहता है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? सर होता है ना कई बार आप बुक में कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इस टॉपिक का मतलब तो ये है ना, आपको लगता है कि इस टॉपिक का मतलब तो ये है, लेकिन एक्चुअली में उस टॉपिक का मतलब कुछ और होता है। जब आप टीचर से पूछने के लिए जाते हो तब आपको लगता है अच्छा इसका मतलब ये था। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास भी है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है, अरे इसका मतलब तो ये होता है, तो चलो हम तो ये काम कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो वो काम कर लिया। अब एक्चुअली में वो जो लिखा हुआ है उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से निकाला, लेकिन रियलिटी में उसका मतलब क्या है ये आपको कोर्ट बताएगा, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट, इज द टॉप मोस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या लिखा हुआ है उस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग व्यू हो सकता है, लेकिन उसका मतलब वही माना जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा या जो हाई कोर्ट कहेगा। हाई कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट काट सकता है, ठीक है। इसी वजह से यहां लिखा हुआ है कि फेडरल सिस्टम में कोर्ट्स के पास पावर होता है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। मतलब कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है,
और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है वहां पे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो समझ रहा है क्या वही पावर उसे मिला हुआ है, इन चीजों का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट देता है या कोर्ट देता है, ठीक है। छठा पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। भैया सरकार चलाना आसान काम तो है नहीं, मतलब मान लो यस स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस देखना है, अपना संभालना है पुलिस, तो पुलिस में पुलिस वालों को रखा जाएगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा, उनको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, वो पैसा कहां से आएगा, तो वो पैसा आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि इन इन सोर्सेज से पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और इन इन आइटम वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है पैसों के टर्म्स में, और स्टेट भी सेंट्रल पे डिपेंडेंट नहीं है पैसों के टर्म्स में। हालांकि अगर स्टेट को जरूरत पड़ेगी तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके बोल सकता है कि यार मुझे कुछ पैसा दे दो, काम है, लोन के रूप में दे दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें दे सकता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी है सबके पास, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्त है, स्वायत्तता है, बोले तो सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और ये दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बताया हुआ है। अगला पॉइंट है सर, द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम जिसमें कि दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इसी वजह से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट बॉर्डर को ऑल्टर नहीं कर सकती है कि भैया हमारा बाउंड्री अब यहां से नहीं यहां से जाएगा, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। तो इंडिया के या किसी भी कंट्री के यूनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जाता है, और रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट बना देते हैं, जो कि स्टेट से रिलेटेड इश्यूज पे लॉ बनाएगी, स्टेट से रिलेटेड इश्यूज पे वर्क करेगी, काम करेगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस कैन बी फॉर्म्ड। पहला है देखो, ऐसा हो सकता है कि मान लो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, और इन सारे स्टेट्स को लगता है या इन सारे एरियाज को लगता है कि भाई हम बहुत छोटे छोटे हैं, हमें आकर के कोई बड़ी ताकत हरा सकती है। तो ये सारे बोलेंगे कि चलो हम सारे मिलकर के एक हो जाते हैं। ये सारे अपनी मर्जी से एक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और ये सारे मिल करके मान लो एक इतना बड़ा एरिया बन गया इन सारों के मिलने से, सबों के मिलने से, ठीक है ना। अब इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं ऑलरेडी बहुत सारे जो आए हैं, तो इस तरीके से भी हम एक यूनियन को तैयार कर सकते हैं, एक बड़ी कंट्री को तैयार कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे स्टेट्स आपस में मिले आकर के और बोले कि अब हम एक कंट्री है, बड़ी कंट्री है, और हम सारे लोग मिलकर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और अपने अपने एरिया के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट भी रखेंगे। तो इस टाइप से जब फेडरेशन फॉर्म होता है तो उस टाइप के मॉडल को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर मॉडल। कौन सा मॉडल कहते हैं, कमिंग टुगेदर मॉडल। लेकिन जब एक ऑलरेडी, इंडिया के केस में क्या है, जब एक ऑलरेडी बहुत बड़ी कंट्री है और उस कंट्री को हम खुद से डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे स्टेट्स में, ठीक है ना, तो इस टाइप के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर मॉडल। क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर मॉडल। होल्डिंग टुगेदर मॉडल का मतलब हमने डिवाइड किया और हमने एक साथ पकड़ के रखा है, वो वाला मॉडल कौन सा है, कमिंग टुगेदर मॉडल। कमिंग टुगेदर मॉडल यूएसए में चलता है। यूएसए का जो मॉडल है 50 स्टेट्स आए थे और वो मिलकर के यूएसए बनाते हैं। इंडिया का कौन सा मॉडल है, होल्डिंग टुगेदर मॉडल है, ठीक है। अब पढ़ो इसको। Two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism। पहला कि भाई देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, जब भी जाके आराम से गवर्नमेंट चल पाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पे क्या कहते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड।
एक है कमिंग टुगेदर मॉडल और एक है होल्डिंग टुगेदर मॉडल। इसको पढ़ लो एक बार, बस मैंने समझा दिया आपको वहां पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit. This kind of coming together federations is formed in USA, Switzerland and Australia. ये याद रखना है आपको। Second route is that a large country decides to divide its power between the constituent states. इंडिया ने क्या किया? अपने स्टेट्स बनाए खुद ही से, बोला कि हाँ भाई ये बिहार रहेगा, ये यूपी रहेगा, ये झारखंड रहेगा, ये तमिलनाडु रहेगा, उत्तराखंड रहेगा, ये सारा रहेगा, है ना। तो इस टाइप के मॉडल को कौन सा मॉडल बोलते हैं हम? होल्डिंग टुगेदर मॉडल बोलते हैं। और ये इंडिया में देखने को मिलेगा, स्पेन में देखने को मिलेगा, बेल्जियम, याद करो पिछला चैप्टर बेल्जियम का एग्जांपल दे करके बताया था। बेल्जियम ने अपने पावर खुद से डिवाइड कर दिए थे, डिवॉल्व किए थे, याद है? हाँ। अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। मतलब इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन इंडिया को फेडरल कंट्री किन किन बातों को पढ़ने के बाद, जानने के बाद या समझने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया वाकई में फेडरल कंट्री है। तो पढ़ो इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है। ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो ये बोली जा रही है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होने के लिए जो जो फीचर्स नेसेसरी होने चाहिए, जो जो कंडीशंस नेसेसरी होते हैं, वो सारे कंडीशंस भारत के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो कहते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थ्री फोल्ड। कितना फोल्ड? थ्री फोल्ड। देखो आगे लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द थ्री लिस्ट्स आर मेंशन्ड बिलो। मैंने आपको बताया था ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनको तीन लिस्ट बना के दिए थे हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के आइटम्स जो लिखे हुए उसमें सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगी, यूनियन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वो लॉ बनाएगी, और कंकरेंट वाले पे दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट क्या है वो पढ़ो। अब जो ये बता दिया मैंने वो कंटेंट अब यहां आया है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड्स subjects of national importance such as the defense of the country, है ना। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स का मतलब फॉरेन रिलेशन, लाइक भारत को नेपाल के साथ कोई डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस चीज का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, इंडिया में 5G आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या बिहार सरकार खरीद के ले आएगी, यूपी सरकार खुद से खरीद के लेके आएगी? जी नहीं, पहले भारत की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खरीद के लाएगी, फिर उसकी ऑक्शनिंग होगी, ठीक है ना। करेंसी, है ना। तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जो होंगे, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, उनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट। अंडरस्टूड। अगला है स्टेट लिस्ट। ये समझा चुका हूं मैं, बस रीड कर रहा हूं यहां पे। अगर आप एक कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हो लेक्चर तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टेट लिस्ट, इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये कौन सी लिस्ट में आएंगे? स्टेट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, ठीक है। बता चुका हूं मैं ये सारा आपको। कंकरेंट लिस्ट में क्या बोला मैंने? दोनों मिलकर के लॉ बनाएंगे। कंकरेंट लिस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लो ध्यान से। सर मान लो कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम लिखा हुआ है उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है। अगर दोनों लॉ में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ लड़ाइयां हैं, कुछ अनबन है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ऊपर आ जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, मतलब क्या है, मतलब सुनो, मतलब ये है कि देखो होता क्या है इंडिया में, मैं आपको बता देता हूं। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2001 में कोई लॉ बना दिया कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे, ठीक है। तो जैसे कि एजुकेशन है, तो मान लो एजुकेशन पे ही या फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई लॉ बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2001 में। अब मान लो स्टेट गवर्नमेंट को वो लॉ पसंद नहीं आ रहा, मान लो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि यार ये मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें अपना लॉ चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, यूपी की, वो
2002 में मान लो एक नया लॉ बना दे उसी चीज पे, एजुकेशन पे ही दूसरा लॉ बना दिया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ने वो लॉ बना दिया, एक नया लॉ बनाया, बाद में बनाया है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट का लॉ लगेगा यूपी में, सिर्फ यूपी में। यूपी में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ अप्लाई नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा तुमने नया लॉ बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो फिर से 2003 में एक नया लॉ बना दे, तो अब यूपी गवर्नमेंट ने जो 2002 में लॉ बनाया था वो फेल हो जाएगा, फिर 2003 वाला लॉ चलेगा। तो इस टाइप से भी कई बार लड़ाइयां होती हैं। तो कुल मिला के बात याद रखना, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट समझो, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। द लिस्ट includes education, forest, trade unions, marriage, adoption बच्चा अडॉप्ट करने वाली बात, ठीक है। सक्सेशन का मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, उस टाइप की चीज है, ठीक है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, ठीक है बात। If their laws conflict with each other, the law made by the union government will be considered. अगर दोनों के सेंट्रल और स्टेट के में अगर वो कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ऊपर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को माना जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर बताया मैंने आपको, स्टेट गवर्नमेंट बदमाशी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट एक नया लॉ ही लेकर के आ जाए, बोले कि ठीक है हम नया लॉ ही ला रहे हैं, अब फिर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ ऊपर आ जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा हमसे चला कि हम फिर नया लॉ लाएंगे। तो ऐसे भी हुआ है इंडिया में कई बार, ठीक है। अब सुनो, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में, ठीक है। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, यस, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। तो सुनिए यहां पे लिखा हुआ है यहां पे, Sir, the real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic politics. पहली बात तो ये कह रहे हैं। अब सुनो, linguistic states, कुल मिला के मतलब ये है कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किन किन चीजों को देख के हमें लगता है कि हाँ वाकई में इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है। फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर जिस दिन ये अनुभव हो जाए या ये एहसास हो जाए कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, मतलब हम ही महान हैं, हमसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं और हम जो बोलेंगे वही सबको मानना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इंडिया का फेडरल सिस्टम खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, जैसा नेता लोग बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे 10th क्लास के स्टूडेंट्स कि इंडिया का फेडरल सिस्टम खतरे में, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में, ठीक है। तो सुनो, इंडिया में हमने क्या किया है, बहुत सारे आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन लोगों ने बोला कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए एक स्टेट बना दो, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए एक स्टेट बना दो, एक राज्य बना दो अलग से, ठीक है। तो हमने क्रिएट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिए बोला अच्छा ठीक है यार तुम लोग परेशान मत हो, हम करते हैं। तो मतलब इसे रिस्पेक्ट देना बोलते हैं ना, कि आप फेडरल यूनिट्स का रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप बोल रहे अच्छा यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये हमारे पावर में है, स्टेट को बनाना, स्टेट को बिगाड़ना, स्टेट की बाउंड्री बढ़ाना, स्टेट को तोड़ना, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा बोल रही है, स्टेट के लोग अगर ऐसी डिमांड कर रहे हैं और उनकी डिमांड को प्यार से सेंट्रल गवर्नमेंट मान रही है, तो हम बोलेंगे फेडरलिज्म बहुत अच्छे से चल रहा है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लड़े नहीं, बल्कि मिल के काम करे, छोटा भाई मोटा भाई, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्योंकि स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स आज़ादी के बाद मांग करने लग गए थे कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाओ, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बात मानती है या नहीं मानती है, इससे पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में कितना विश्वास रखती है, डेमोक्रेसी में कितना विश्वास रखती है, ठीक। तो अब सुनो, फ्रॉम 1947 to 2017
many old states have vanished. वैनिश्ड का मतलब गायब हो गए हैं, बहुत सारे ओल्ड स्टेट गायब हो गए हैं। जैसे देखो, उत्तर प्रदेश से तोड़ के उत्तराखंड बना दिया, पंजाब से काट के हरियाणा बना दिया, ठीक है ना। साउथ में आप देखोगे बहुत सारे लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाए गवर्नमेंट ने। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। एरियाज, बाउंड्रीज, मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट का एरिया, स्टेट की बाउंड्री, स्टेट का नाम have also been changed. Some states have been formed of the people who speak the same language. These states are known as linguistic states. साउथ के बहुत सारे स्टेट्स आपके कैसे हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया, ठीक है ना। अब है लैंग्वेज पॉलिसी। सरकार के पास ये भी एक प्रॉब्लम आई थी आजाद भारत में कि इंडिया का लैंग्वेज क्या होगा, क्या इंडिया की लैंग्वेज हिंदी होगी। सर सोचो ना, हिंदी नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, साउथ इंडिया के लोगों को हिंदी नहीं आती उतनी ज़्यादा, और अगर आप हिंदी उनके ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज करते हो तो उनको तो यही लगेगा ना कि उनके कल्चर को आप छीन रहे हो उनसे, उनकी लैंग्वेज को आप छीन रहे हो उनसे। इस चीज़ का भी ख्याल रखा है भारत ने, और लैंग्वेज पॉलिसी को भी देख करके हम कह सकते हैं कि यस, इन इंडिया वी डू प्रैक्टिस फेडरलिज्म। देखो कैसे। A second test for Indian Federation is the language policy. Hindi was identified as the official language. इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पहली बात तो ये, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। इंडिया में हिंदी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। केंद्र सरकार ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना करके, लॉ पास करके बोला भैया हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। क्या रहेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब हर स्टेट के लिए हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन अगर किसी स्टेट को लगता है कि उनका राज्य हिंदी के अलावा उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कंफर्टेबल है, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबली सारे ऑफिशियल काम करो। ऑफिशियल काम करने का मतलब क्या है कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिस निकाला, कोई लॉ बनाया, कोई नोटिस निकाला, कोई ऑर्डर पास किया, तो वो सारा उस लैंग्वेज में होगा, वहां की लैंग्वेज, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम पूरे इंडिया के लिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्टेट की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रखना है तो आप रखो, कोई दिक्कत वाली बात। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस recognized as scheduled languages by the constitution। 21 हिंदी के अलावा 21 अदर, तो टोटल हो गए 22, ठीक है ना। तो टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। कितने लैंग्वेजेस हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए आपके, नहीं आया तो मैं ला दे रहा हूं, सर इन लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं? सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स भी होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को की जब बुक आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक आएगी इतनी मोटी सी, उस बुक को जब आप ले करके पन्ने पलटोगे तो आप देखोगे पहले पेज पे या दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे लिखा हुआ शेड्यूल ए, फिर देखोगे शेड्यूल बी, फिर शेड्यूल सी, फिर शेड्यूल डी, ऐसे करके काफी सारे शेड्यूल के पेजेस होंगे। फिर देखोगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4, ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहेगा, ठीक है। तो शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में, एक शेड्यूल में भारत के सारे बहुत सारे लैंग्वेजेस के नाम लिखे गए हैं। जैसे मान लो उड़िया लिख दिया गया है, हमारी भाषा मैथिली लिख दी गई है, ठीक है ना। मैथिली शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यस आ गया है, तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को लिखा गया। तो चूंकि उस शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में उन लैंग्वेजेस को लिखा गया, इस वजह से उसे हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो बात बताई वही मैंने, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे संबंध हैं, कैसे रिलेशंस हैं, इससे भी हमें पता चलता है
कि इंडिया में फेडरलिज्म कितना सक्सेसफुल है, या इंडिया में ट्रू सेंस में हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए, restructuring the center state relations is one way in which federalism has been strengthened in practice. If no single party gets a clear majority, आप देखोगे, मान के चलो कि ये मान लो आप है, ये मान लो आप है, ये कौन सा एग्जांपल लूं मैं, यस दिल्ली का एग्जांपल। जैसे केजरीवाल सरकार साहब जब आए पहली बार चुनाव लड़े तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिली दिल्ली में, तो उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने एक कांग्रेस पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी थी उस टाइम पे। आज के डेट में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, ठीक, लेकिन आम आदमी पार्टी उस टाइम पे कौन सी पार्टी थी, रीजनल पार्टी थी, एक स्पेसिफिक रीजन में बस थी वो पार्टी। तो इस चीज में आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेट में जब इलेक्शंस होते हैं और किसी नेशनल पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो नेशनल पार्टी उस स्टेट की रीजनल पार्टीज को बोलती हैं कि यार आ जाओ मिलके सरकार बनाते हैं। तो कल के डेट में ऐसा भी तो होगा ना कि वही नेशनल पार्टी हो सकता है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बना रही हो, तो जब सेंट्रल लेवल पे उनकी गवर्नमेंट होगी तो रीजनल पार्टी बोलेगी कि याद है आपको हमने स्टेट में समर्थन दिया था, तो आप हमारी कुछ बातों को समझो, हम भी आपकी कुछ बातों को समझते हैं। तो ये एक सामंजस्य वाली स्थिति है, कोऑर्डिनेशन वाली स्थिति है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है और कोलिशन गवर्नमेंट का एरा रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में हेल्दी रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशन। ठीक है, अब अगला है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अगला क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद है पंचायती राज सिस्टम, यस फिर खत्म हो जाएगा ये। अगला है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सुनो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने पावर्स खुद से किसी बॉडी को देते हो, किसी को देते हो खुद के पावर्स, तो आप बोलते हो आपने अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया। ठीक, अब सुनिए यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, और स्टेट में भी और बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। कौन सा गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सिस्टम हम लेकर के आए। द बेसिक आइडिया बिहाइंड तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये जो पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो इनको पावर कहां से मिल रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर इनको दे दिए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर इनको दे दिए गए। ठीक है, और एक नया लेवल बना दिया गया। तो इसीलिए इंडिया के जो सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है, 2 टियर सिस्टम नहीं है, 3 टियर सिस्टम कह रहे हैं वो। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। कहने का मतलब क्या है कि मान लो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है या बोलती है कि हम गांव में स्कूल बनवाएंगे, सारे गांव में। हो सकता है कि किसी गांव में स्कूल हो ऑलरेडी, तो उस गांव में स्कूल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उस गांव की डिमांड हो कि यार हमारे गांव में रोड अच्छी करवा दो। हो सकता है किसी गांव में रोड अच्छी हो, स्कूल ना हो, तो उस गांव की डिमांड होगी कि हमारे गांव में स्कूल बनवाओ, सड़क पे ध्यान मत दो, है ना। तो किसी गांव में कौन सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर तरीके से वो लोग बता पाएंगे जो लोग एक्चुअली में वहां रहते हैं। वो ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। इसी वजह से हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया और गांव के लोगों को बोला कि आप लोग खुद से अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे
और अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप बताओगे कि आपको किस किस एरिया पे काम करना है, उन एरिया पे फिर काम किया जाएगा ताकि गांव का या छोटे छोटे यूनिट्स का डेवलपमेंट फास्ट हो सके। ठीक बात है। लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। अ मेजर स्टेप 1992 में क्या किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और हमने पंचायती राज सिस्टम PRS पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया 1992 में। ठीक है ना। तो मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। की फीचर्स ऑफ 3-tier डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज। क्या क्या है? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, मतलब जिस भी स्टेट में पंचायती सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है या पंचायत है, तो पंचायत के भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटरी है, संविधान कहता है कि जी आपको पंचायत लेवल पे भी रेगुलरली चुनाव करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ठीक। पंचायत लेवल पे चुनाव करवाने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है, याद रखना। हो सकता है इसमें अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक। दूसरा, सीट्स, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में भी जो सीट्स होंगी वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और OBCs के लिए, इवन वुमेन वगैरह के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है ना। 1/3, ये पेपर में याद रखना, ये सब 1/3 ये पूछा जाएगा, 1/3। ठीक है ना। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पे यानी कि पंचायत लेवल पे इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो काम कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। पंचायत एंड म्युनिसिपल क्यों बोला? क्योंकि जब यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर सिटी एरिया में है, शहरों में है, तो उसे हम बोलेंगे म्युनिसिपैलिटी। क्या बोलेंगे? म्युनिसिपैलिटी बोलेंगे। और यही अगर गांव लेवल पे है, विलेज वाले लेवल पे है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे पंचायत। ठीक है, ये याद रखना। यस, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ पावर शेयर करती है और कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसा भी शेयर करती है। किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। अब किस लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर करेगी, बहुत ज्यादा पावर शेयर करेगी या बहुत कम पावर शेयर करेगी, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा। कुछ स्टेट्स ने अच्छे खासे पावर दे रखे हैं लोकल बॉडीज को, कुछ स्टेट ने बहुत थोड़े थोड़े पावर्स दिए हैं। ठीक है, तो वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा। पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को स्टडी करने से पहले ये आखिरी आप एक ये वो देख लो। देखो पंचायती राज सिस्टम कैसे वर्क करता है। म्युनिसिपैलिटीज तो अलग से पढ़ाऊंगा, पंचायती राज सिस्टम पढ़ रहे हैं पहले हम ये पढ़ रहे हैं पंचायती राज सिस्टम। तो उस पंचायती राज सिस्टम को समझने के लिए आप पहले ये वाला डायग्राम समझो। देखो, मान लो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? जिला, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। अब इस डिस्ट्रिक्ट में ना, यहाँ पे एक गांव होगा, यहाँ पे एक गांव होगा, यहाँ पे एक गांव होगा, यहाँ पे एक गांव। ठीक, एक गांव यहाँ पे होगा, 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 एक गांव यहाँ पे। ठीक, और एक गांव यहाँ होगा, एक गांव यहाँ होगा, एक गांव यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब ये जितने भी येलो कलर से मार्क्ड मैंने किए हैं, ये आसपास के गांव हैं। ग्रीन कलर वाले एक तरह के गांव हैं और आसपास पड़ते हैं, और ये ब्लू कलर वाले एक तरह के गांव हैं और ये आसपास। ठीक, सबसे पहले क्या किया जाता है? विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विलेज लेवल पे एक एक गांव में ग्राम पंचायत बनाया जाए, एक एक गांव में। और कुछ गांव को मिला करके, जैसे ग्रीन वाले जितने भी थे उनको मिला करके, या येलो वाला देख लो, साफ दिख रहा है अभी,
ये येलो वालों को एक मिला करके इन बहुत सारे गांवों को मिला करके बोला जाएगा ब्लॉक। क्या बोला जाएगा? ब्लॉक बोला जाएगा। और ये ब्लॉक 1 हो गया एक ब्लॉक, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है। तो मान लेता हूं एक डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 ब्लॉक हैं, ठीक है। इन सारे ब्लॉक्स को मिला करके जो पूरा डिस्ट्रिक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्या नाम दे रहे हैं? जिला परिषद नाम दे रहे हैं। ब्लॉक लेवल मतलब कुछ गांव का जो एक्यूमुलेशन होगा उसे हम बोल रहे हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होगी वो बताऊंगा, अभी घबराना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन विलेज लेवल पे क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत बोलेंगे, सिंगल विलेज लेवल पे। कुछ विलेजेस जब मिल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? पंचायत समिति, वो ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बोलेंगे? हम जिला परिषद बोलेंगे, ठीक। अब सुनो सिस्टम कैसे काम करता है पंचायती राज में। ये पंचायती राज विलेज के लिए है, गांव के लिए है ना। अब सुनो इसमें क्या कहते हैं वो। यस, खत्म हो जाएगा 10 से 15 मिनट में चैप्टर, ये तो बस बने रहिए। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। गांव वाले एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज बोलते हैं। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। या तो हर विलेज के पास एक ग्राम पंचायत होगा, या एक कई बार गांव बहुत छोटा पड़ जाता है तो 2-3 गांव को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बना देते हैं, ठीक। ग्राम पंचायत में क्या होता है? ग्राम पंचायत जिसे हम कह रहे हैं ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ पीपल। ये इसमें कुछ ग्रुप होगा, कुछ लोगों का ग्रुप होगा, ठीक है। गांव के ही कुछ लोगों को चुना जाएगा। तो ग्राम पंचायत क्या है वो सुनो। ग्राम पंचायत इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, ठीक है। कुछ वार्ड से मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ऑफन कॉल्ड पंच, कई बार उनको पंच भी कहा जाता है। और इन पंचों में भी एक प्रेसिडेंट होगा या सरपंच होगा। मतलब कुल मिला के क्या है, ये मान लो एक पूरा गांव है। अब गांव को भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। अब एक एक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? वार्ड बोल रहे हैं। गांव में होता है ना भाई कि अरे वो ब्राह्मणों वाला टोला है, वो राजपूतों वाला टोला है, वो मुसलमानों वाला टोला है, ऐसा होता है ना। गांव में भी डिविजन्स होते हैं, तो एक एक डिवीजन को वार्ड बोल दे रहे हैं। अब वो एक वार्ड के लोगों ने अपना मेंबर चुना होगा, इस वार्ड से कोई चुना गया होगा, इस वार्ड से कोई चुना गया होगा। तो मान लो टोटल 5 मेंबर चुने गए। अब इन 5 में से कोई एक सरपंच होगा या प्रेसिडेंट होगा। विलेज लेवल की बात कर रहा हूं। विलेज लेवल की बात करने का मतलब अभी हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है। क्लियर है बात। और ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो 5 लोग मेंबर का जो ग्रुप है, ये लोग मिलकर के पूरे गांव के लिए डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे? पूरे गांव के लिए डिसीजन। अब पूरे गांव के लिए क्या डिसीजन ले सकते हैं सर? ये लोग मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि गांव में मोटे मोटे तौर पे क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को ये लोग आगे जा करके रखेंगे लोग सरकार के पास, तो सरकार फिर उनके हिसाब से काम करेगी, ठीक। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब पंचायत किसके अंडर में काम करेगी? ग्राम सभा के अंडर में काम करेगी। ग्राम सभा क्या है? ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा इज नथिंग, जो आपके जो ग्राम पंचायत थे, मतलब पूरे गांव के मेंबर्स मिल करके जब मीटिंग कंडक्ट करते हैं, सभा का मतलब मीटिंग होता है, ठीक है ना। जब मीटिंग कंडक्ट, सारे पूरे गांव के सारे लोग आएंगे एक जगह पे, एक दिन इकट्ठे बैठेंगे, और वो लोग आपस में, और जो 5 चुने थे हमने ग्राम पंचायत जो चुने थे, वो लोग भी बैठे होंगे वहां पे, और सारे गांव के लोग, हाँ भाई तुम बताओ गांव में क्या समस्या, हाँ भाई तुम्हारे उधर क्या समस्या है, सब मिलकर के समस्याएं बताएंगे, और फिर कॉमन पॉइंट्स को उठा करके डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी वोटर्स हैं गांव के, और उसके जो मेंबर्स हैं, जो 5 इलेक्ट हुए थे अभी वार्ड से, है ना, इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। पूरे गांव के लोग और जो इलेक्टेड लोग हैं, ये सारे लोग साल में 2 बार या 3 बार मिलते हैं, और इन लोगों को अपने गांव का एनुअल बजट अप्रूव करना पड़ता है। एनुअल बजट इनका, जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे बजट लाती है, वैसे यहाँ पे भी एनुअल बजट अप्रूव होता है इनका ग्राम पंचायत का। और ये ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करते हैं
ये लोग बोलते हैं कि अरे सरपंच जी आपको वोट दे करके जिता दिया हमने, आप काम नहीं कर रहे हो गांव के लिए, देखो ये प्रॉब्लम है, अभी सुधरवा ही नहीं, काम जल्दी करवाओ। ठीक है। व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर, मैंने बोला ना कि बहुत सारे ग्राम पंचायत, जैसे ये ग्राम पंचायत है, सर ये तो ब्लॉक लेवल पे है, जब ये ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे, जब ग्राम पंचायत को ग्रुप कर देते हो, एक साथ मिला देते हो, तो वो एक ब्लॉक बन जाता है और उसे हम बोलते हैं पंचायत समिति। देखो यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर दे फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत समिति के जो मेंबर्स होंगे आर इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। मतलब कि मान लो ये एक ग्राम पंचायत था, यहां से 5 लोग चुने गए, ये एक गांव था, यहां से 5 लोग चुने गए, ये एक गांव था, मान लो यहां से 4 ही लोग चुने गए। अब इन 3 गांव को मिलाकर के मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, पंचायत समिति बना रहा हूं क्या। ठीक है। अब पंचायत समिति ग्राम पंचायत से ऊपर लेवल की बॉडी हो गई। ठीक है। अब उसमें हेड कौन होगा, उसके मेंबर्स कौन होंगे, उनको चुनने का काम ये जो चुने हुए लोग हैं ना, ये लोग करेंगे, है ना। गांव ने इनको चुना, ये लोग पंचायत समिति के ब्लॉक लेवल पे कौन बैठेगा उनको करेंगे, ये इनके भी बॉस होंगे तो ये लोग चुनेंगे। ठीक है। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल, अब ऐसे ही बहुत सारे पंचायत समिति, ये पंचायत समिति है या मंडल है, इन सारे को जब आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, जिला परिषद बनेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। क्या बनाते हैं, ये जिला परिषद बनाते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, एमएलएज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के ये लोग मेंबर होते हैं। ठीक है। एमपीज, एमएलएज, ये सारे लोग जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। ये याद रखना, जिला परिषद के मेंबर्स कौन होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है। सर शहरों में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसे म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एज ग्राम पंचायत इज फॉर रूरल एरियाज, सिमिलरली वी हैव म्यूनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। बिग सिटी में जैसे दिल्ली में म्यूनिसिपल एमसीडी है, अभी चुनाव हुए थे दिल्ली में, केजरीवाल जी की पार्टी जीती है। ठीक है ना। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज। इनके भी अगेन सेम इलेक्शन होना है इनका। ठीक है ना। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पूरे सिटी के म्यूनिसिपैलिटी का जो पूरे सिटी के म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होगा उसे क्या बोलेंगे, मेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेयर बोलेंगे। ये याद रखना है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं करके दिखाया गया जैसा ये म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत का काम भारत ने करके दिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू डीपेन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। मतलब सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होंगे और उनको बनाना है, उनका इलेक्शन करवाना है, ये बात लॉ में नहीं लिखी हुई है। ये बात भी हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नमेंट थी या इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पार्लियामेंट थी, उन्हें उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जा करके। ठीक है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन and voice in our democracy. Sir, this topic finally makes your chapter complete. But then आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स ले लेने हैं और धीरे धीरे आपको देखते रहना है। 1 दिन में 2 दिन में मैं बहुत सारे टेस्ट इसके अपलोड करूंगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आप लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा हमारी वेबसाइट पे पहुंचोगे, वहां पे आपको एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स सब मिलेगा, बस उनको अटेम्प्ट करना है आपको। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी एक जिस्ट मिल जाएगी आपको। तो ये था वन शॉट फेडरलिज्म के ऊपर और दिस मेक्स योर एंटायर चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।